नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं सरकार के द्वारा, उससे संबंधित हम हिंदू ने अभी तक इस इशू को कवर किया नहीं, मतलब काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में तो बल्कि दूसरा तीसरा आर्टिकल है, लेकिन हिंदू में अभी तक आया ही नहीं। और दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये हिंदू का छोटा सा, कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। और इसके बाद हम आर्टिकल एक सिलेबस का टॉपिक डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ओवरग्राउंड वर्कर्स से संबंधित। ओवरग्राउंड वर्कर्स का जिक्र आज आएगा आर्टिकल में, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो 250 वर्ड्स में। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था 2019 के मेंस में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम इस एक्ट के बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद जानेंगे सरकार ने क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। देखो, 1980 से पहले ना हमारे देश में फॉरेस्ट एरिया काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा था, तो ये चिंता की बात थी। इसे देखते हुए, यानी डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए 1980 में ये एक्ट आया, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस के बिना किसी भी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आप नहीं कर सकते नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए। मतलब ये जंगल है, ऐसा नहीं कि जंगल का ये जो पार्ट है वो क्लियर कर दिया गया फैक्ट्री लगाने के लिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस के। और जो ये क्लियरेंस प्रोसेस होगी ना फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करने के लिए, ताकि नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए उस एरिया का इस्तेमाल किया जा सके, इस क्लियरेंस प्रोसेस में लोकल फॉरेस्ट राइट होल्डर्स, जैसे देखो ग्राम सभा है या फिर जंगल के अंदर कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, वो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने जीवन याचिका के लिए। मतलब कोई भी स्टेक होल्डर हो जिसका राइट इन्वॉल्व हो, उसकी भी कंसेंट लेना जरूरी है। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ की कंसेंट लेना भी जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि नहीं भैया, हमारी इजाज़त नहीं है, आप इस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर नहीं कर सकते नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस भी लगा सकता है, ठीक है हम आपको इजाज़त तो देते हैं, लेकिन आपको इन लीगल कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में फॉरेस्ट की डेफिनेशन कौन सी लागू होती है। देखो, 1996 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में फॉरेस्ट का जो मतलब है ना, वो मतलब है जो डिक्शनरी में फॉरेस्ट का मतलब है। मतलब कि फॉरेस्ट कहीं पर भी हो, किसी के प्राइवेट लैंड पर हो, कोई भी क्लासिफिकेशन हो फॉरेस्ट की, वो सारे फॉरेस्ट जो हैं वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत आते हैं। यानी कि 1996 की अपनी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। आप खुद सोच के देखिए ना, मान लीजिए आपका ये 20 एकड़ का लैंड है, अपने इस लैंड पर कुछ पेड़ आपने उगाए, कुछ अपने आप उग गए, तो मतलब अब इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से आप उसे फॉरेस्ट बोलोगे। तो 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इवन आप अपने प्राइवेट लैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए। कल को आप चाहो कि मैं तो अपने इस 20 एकड़ के लैंड को यहाँ पे कुछ घर बनवाना चाहता हूँ या फिर कोई प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के कारण इस एक्ट को अभी अमेंड किया जा रहा है। पहला पॉइंट तो यही था, इवन प्राइवेट ओनर्स जो हैं वो भी अपनी ही प्रॉपर्टी को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेस के लिए इस एक्ट के कारण। दूसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, रोड ट्रांसपोर्ट, इनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि भैया ये जो एक्ट है ना, ये डेवलपमेंट होने नहीं दे रहा है, नई रोड नहीं बनने दे रहा है, नई रेलवे लाइन नहीं बिछने दे रहा है, तो इस एक्ट में थोड़ा आप अमेंडमेंट लेके आओ।
इवन देखो फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होता है ना छोटे से छोटे पर्पज़ के लिए, जैसे असाइनमेंट ऑफ लीजेज, इनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार डेवलपमेंट ठीक से नहीं आ पा रहा है, इसीलिए इस एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। अब क्वेश्चन उठता है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं क्या। सबसे पहली अमेंडमेंट एग्जाम्पशन फॉर रोड्स एंड रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रपोज किया है रेलवेज और रोड मिनिस्ट्रीज के द्वारा वो सारे लैंड जो 1980 से पहले एक्वायर किए गए थे, अब उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूं, सबसे पहला अमेंडमेंट ये प्रपोज किया गया है रेल मिनिस्ट्री और रोड मिनिस्ट्री के द्वारा 1980 से पहले जो भी लैंड एक्वायर किया जा चुका है उस पर ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू नहीं होगा। ये पहला अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट देखो इसलिए प्रपोज किया गया है, मान लीजिए 1977 में रेल मिनिस्ट्री ने बहुत सारा लैंड एक्वायर किया था रेलवे लाइन बिछाने के लिए, किसी कारण से वो रेलवे लाइन अभी तक बिछ नहीं पाई, वो लैंड खाली पड़ा रहा और अभी वहां पे पेड़ उग गए हैं बहुत ज़्यादा। डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से वो एरिया अब फॉरेस्ट है। तो वहां पर 1980 के एक्ट के अनुसार कायदे से रेल मिनिस्ट्री जो है अब वहां पे रेल लाइन नहीं बिछा सकती, इसलिए एग्जाम्पशन दिया गया है रेल और रोड मिनिस्ट्री को कि 1980 से पहले जो आपने लैंड एक्वायर कर लिया है उसको इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अप्रूवल लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा अमेंडमेंट ये प्रपोज किया गया है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट था ना कि जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर फॉरेस्ट है, इवन वो भी नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको भी रिलैक्सेशन दी गई है। यहां पर देखो ऐसे लोग जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर फॉरेस्ट एरिया है ना, वन टाइम रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करते हुए वो 250 स्क्वायर मीटर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए, जहां पर अभी फिलहाल फॉरेस्ट है, इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल यूनिट्स। तीसरा अमेंडमेंट, ये पीछे वाला पॉइंट समझ गए ना आप। मान लीजिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर फॉरेस्ट था तो वो अब 250 स्क्वायर मीटर एरिया का इस्तेमाल कर सकता है नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए, ये वन टाइम रिलैक्सेशन है। तीसरा है डिफेंस एंड अदर प्रोजेक्ट से संबंधित है, जैसे देखो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर डिफेंस प्रोजेक्ट्स अगर इस्टाब्लिश करने हैं तो उन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इवन देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग, जैसे देखो ये फॉरेस्ट एरिया है, अब यहाँ से कोई ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ फॉरेस्ट के एरिया से बाहर से, लेकिन अंडरग्राउंड चलता चलता वो फॉरेस्ट के नीचे अंडरग्राउंड आ गया, तो फिर उसको क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं चल रहा है, फॉरेस्ट के बाहर से चल रहा है और अंडरग्राउंड नीचे आया है। वो ऐसा नहीं कि वो फॉरेस्ट एरिया का इस्तेमाल करते हुए ड्रिलिंग हो रही थी, ड्रिलिंग तो फॉरेस्ट के बाहर से हो रही थी, लेकिन ड्रिलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अंडरग्राउंड फॉरेस्ट के नीचे आ गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने मेन अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया, लेकिन देखो इन अमेंडमेंट्स को लेके बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, जैसे रोड और रेल मिनिस्ट्री को जो ये एग्जाम्पशन दी गई है ना कि वो लैंड 1980 से पहले जो एक्वायर किया है उसे आप नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आपको क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो रोड मिनिस्ट्री और रेल मिनिस्ट्री जब उस फॉरेस्ट को क्लियर करेगी नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए, रोड बनाने के लिए या फिर रेल लाइन बिछाने के लिए, तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वहाँ पे नष्ट हो जाएगी, बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना वहाँ पे नष्ट हो जाएगा। एनिमल्स कहाँ पे जाएंगे, जैसे एलिफेंट्स, टाइगर्स, लियोपर्ड्स, ये चिंता की बात है। इन अमेंडमेंट्स को प्रपोज करते वक्त ट्राइबल्स का ख्याल नहीं रखा गया है कि फॉरेस्ट को अगर नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए क्लियर कर दिया गया तो फॉरेस्ट के अंदर या फिर आसपास जो ट्राइबल्स रहते हैं उनका क्या होगा, वो कैसे अपनी जीवन याचिका चलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट लैंड को कुछ हद तक जो एग्जाम्पशन दी गई है 250 स्क्वायर मीटर की, इससे देखो फॉरेस्ट एरिया का और ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा और बहुत ज़्यादा एरिया नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। ये भी एक काफ़ी चिंता की बात है। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, सरकार ने देखो ये जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की है ना,
इसके लिए सिर्फ 15 दिनों का वक्त दिया है देश के नागरिकों को कि 15 दिनों के अंदर आप अपनी टिप्पणी कर सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो इन अमेंडमेंट्स के ऊपर। और अलग अलग लैंग्वेजेस में ये अमेंडमेंट्स ट्रांसलेट नहीं किए गए हैं, खास करके जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, तेलुगु, ओडिया, उन लैंग्वेजेस में इन अमेंडमेंट्स को ट्रांसलेट नहीं किया गया है। लास्ट में सुझाव ये दिया जाता है, देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो भी बदलाव किए जाए ना, वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ यानी फॉरेस्ट के अंदर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके साथ कंसल्ट करके किया जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि फॉरेस्ट के अंदर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके साथ कंसल्ट करके अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जा सके। पास्ट में भी सरकार ने काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंट लॉज हैं उनको कमज़ोर किया है। उसी दिशा में ये सरकार का एक प्रयास है ताकि डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी जा सके इन्वायरमेंट को इग्नोर करके, और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे देश में और कम होगा। तो ये पूरा इशू हमने डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कश्मीर में टेररिज्म के इंक्रीज होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2021 में ऐसा लग रहा था कि टेररिज्म काफ़ी कम रहा कश्मीर में, लेकिन अब एकदम से आतंकवादियों ने कश्मीर में सिविलियंस को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, खास करके माइनॉरिटीज़ को। हिंदू और सिख कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे मारा जा चुका है। कहा यह जा रहा है लश्कर तोयबा का जो फ्रंट है, द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, इस फ्रंट के द्वारा माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है कश्मीर में। अगर देखो सरकार इसे रोकने में विफल रही तो 1990 के आसपास जो हुआ था, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया था और बहुत बड़ा एक्सोडस देखने को मिला था। यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कश्मीर को छोड़ के, कश्मीरी पंडित और दूसरे हिंदू या फिर सिख कम्युनिटी के लोग कश्मीर को छोड़ के जम्मू या फिर देश के दूसरे इलाकों में आ गए थे। वैसा ही एक्सोडस देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। अभी फ़िलहाल कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें एक डर है। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ अपने काम को नहीं जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि अभी वेट करना चाहिए, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सरकार ने देखो हालांकि एक्शन तो लिया है। 600-700 के आसपास जो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो टेररिस्ट के लिए काम करते हैं, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स देखो हथियार तो नहीं उठाते, लेकिन वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की स्पाइनल कोड होते हैं। वो टेररिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हर तरह की सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। छुपने के लिए उन्हें ठिकाने प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक्स अरेंज करते हैं। कोई भी चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है, ये ओवर द ग्राउंड वर्कर्स उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ओवर द ग्राउंड वर्कर्स ना होना तो टेररिस्ट के लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो सरकार ने, मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज ने कश्मीर में 600-700 के आसपास ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, मतलब जिन पर सरकार को शक था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है ताकि इन टेरर नेटवर्क्स को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन कितना आउटकम आएगा, क्या ये किलिंग्स जो हैं, सिविलियन की किलिंग्स, माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स कश्मीर में हो रही हैं, क्या ये रुकेंगी नहीं रुकेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ जिसकी अभी आवश्यकता है, कश्मीर में देखो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें भी आगे आना होगा, एकजुटता जाहिर करनी होगी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, ताकि जो डर का माहौल अभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में है उस डर के माहौल को दूर किया जा सके। अच्छी बात यह रही कि कश्मीर में कुछ मस्जिदों से लाउड स्पीकर से ये अनाउंसमेंट हुई कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके साथ एकजुटता शो की जाए और डर का माहौल पैदा होने से रोका जाए, जैसा 1990 में पैदा हो गया था, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ को कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा था। मतलब देखो सिविल सोसाइटी ने थोड़ा बहुत तो प्रयास किया है, सरकार ने भी प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी है। मतलब और भी अगर ऐसी घटना होती है तो फिर एक्सोडस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा कश्मीर में। अब वैसे देखो दिक्कत यह है ना, हर एक पर्सन के पीछे तो पुलिस वाला या फिर कोई सिक्योरिटी एजेंसी वाला लगा नहीं सकते। अब लोग तो कहीं भी जाएंगे, अपना काम करेंगे,
चप्पे चप्पे पे तो पुलिस वाले नहीं हो सकते ना। जब तक ये ओवर द ग्राउंड वर्कर्स रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लास्ट में एक सजेशन ये दिया जाता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो कश्मीर में रुकी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में जब से स्पेशल स्टेटस रिवोक किया है तब से पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो, इलेक्शंस हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टाब्लिश हो, और स्टेटहुड जिसका वादा सरकार ने भी किया है कि हम उचित समय पर स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर का रीस्टोर करेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड भी रीस्टोर किया जाए ताकि लोगों में वहाँ पे विश्वास जगे और एलिगेशन कम हो। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित। चलते हैं आगे। इंक्लूसिव ग्रोथ दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इंक्लूसिव और दूसरा ग्रोथ। देखो, ग्रोथ का मतलब ये है जब कोई चीज़ साइज में, क्वांटिटी में या फिर अमाउंट में बढ़ती है तो आप कह सकते हो उस चीज़ की ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी के संदर्भ में ग्रोथ का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल हमारे देश में 4 कारें प्रोड्यूस हो रही थी और इस साल 10 कारें प्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखें तो हमारे देश की इकोनॉमी का साइज जो है वो बड़ा है। मतलब हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। तो ये तो हमने मतलब जाना ग्रोथ का। अब इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, मतलब सबको साथ लेकर चलना। ऐसी ग्रोथ जो सबको साथ लेकर चले, जिसका फायदा सबको हो। तो इंक्लूसिव ग्रोथ देखो ये इंश्योर करती है समाज के सभी सेक्शंस, खास करके वल्नरेबल सेक्शंस, डिसेबल्ड, माइनॉरिटीज, वुमेन, चाइल्ड, सबको ग्रोथ का फायदा हो, सभी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकें ताकि वो मीनिंगफुल और सस्टेनेबल तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकें। ये सिंपल डेफिनेशन है इंक्लूसिव ग्रोथ की। और वैसे टेक्निकल डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ देखो ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें सोसाइटी के सभी सेक्शंस का पार्टिसिपेशन हो। देखो, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ आउटकम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ग्रोथ के बेनिफिट सबको हों। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यह भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर ग्रोथ में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो पार्टिसिपेंट भी हों। मतलब उन्होंने अपनी भूमिका निभाई हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको फायदा मिला हो, फायदा मिलना अलग चीज है, जबकि ग्रोथ जो आई है उसमें आपका योगदान है, ये अलग चीज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ में हम सिर्फ ये इंश्योर नहीं करते कि ग्रोथ का बेनिफिट सबको हो, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि समाज के सभी सेक्शंस पार्टिसिपेंट भी हों इकोनॉमिक ग्रोथ में। मतलब ग्रोथ में उनका योगदान भी हो और ग्रोथ से उनको फायदा भी हो। आगे कुछ और बातें। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो पर कैपिटा इनकम में डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करती है। अब डिस्पैरिटीज देखो पर कैपिटा इनकम में किसी के बीच में हो सकती है। आईटी सेक्टर में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना मुनाफा नहीं होता, तो यहाँ पर डिस्पैरिटीज को कम करने की आवश्यकता है। डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स की इनकम में काफ़ी डिस्पैरिटीज मिलती हैं, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता होती है, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ रूरल और अर्बन एरियाज में जो डिस्पैरिटीज होती हैं सुविधाओं की, उसे एड्रेस करने की कोशिश करती है। और कल परसों हमने डिस्कस किया था महिलाओं को जो पे है पुरुषों की अपेक्षाकृत कम मिलती है, तो इस चीज को भी रिड्यूस करने का काम करती है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब नेक्स्ट हम इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। देखो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकेंगे ना। अगर किसी देश की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है फिर तो बात करने का मतलब बनता ही नहीं कि आपकी ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। भैया ग्रोथ होगी तभी तो हम उसे इंक्लूसिव बना सकेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की जब भी हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का तो होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी ग्रोथ इंक्लूसिव तब होगी अगर उसमें गरीब लोग या फिर वल्नरेबल सेक्शंस के लोग जैसे माइनॉरिटीज, दलित्स, डिसेबल्ड, वुमेन या फिर वो रीजन्स जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर सके हैं वहां के लोग, ये सब पार्टनर्स होते हैं ग्रोथ में, तब ग्रोथ जो है इंक्लूसिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ देखो इंक्लूसिव तब होगी जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं, डिसएडवांटेज सेक्शंस, उन्हें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ग्रोथ में, अगर उनको एड्रेस कर दिया जाता है, उनकी लिमिटेशंस को, उनके कंस्ट्रेंट्स को, जिसकी वजह से वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं या फिर अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस अगर कर दिया जाता है तो वो ग्रोथ इंक्लूसिव होगी।
नेक्स्ट पॉइंट, वो लोग जो अभी तक इंक्लूसिव ग्रोथ की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है इंक्लूसिव ग्रोथ के द्वारा, ताकि वो भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें और उन्हें भी ग्रोथ का फायदा हो। नेक्स्ट फीचर ये है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ जब आती है किसी देश में तो पॉवर्टी खत्म होती है और समाज के सभी वर्गों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ और एजुकेशन की एक्सेस मिलती है। और जब हम एक्सेस की बात करते हैं तब हम सिर्फ ना सिर्फ हम तब क्वांटिटी की बात करते हैं बल्कि क्वालिटी की बात भी करते हैं। जैसे देखो, अभी सरकारी स्कूलों में बच्चों का जो इनरोलमेंट रेशियो है वो तो बड़ा है, लेकिन जैसी क्वालिटी की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है उस क्वालिटी की एजुकेशन अभी भी सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ तब इंश्योर होगी जब समाज के सभी वर्गों को बेसिक सर्विसेज मिलेगी और क्वालिटी वाली बेसिक सर्विसेज मिलेंगी। अब आगे देखो, कुछ कंपोनेंट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल इनइक्वालिटीज और एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल इनइक्वालिटीज। आप डिफरेंस बताइए, हॉरिजेंटल इनइक्वालिटीज और वर्टिकल इनइक्वालिटीज दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? देखो, वर्टिकल इनइक्वालिटी का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से है, जबकि हॉरिजेंटल इनइक्वालिटी का मतलब है सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका लाभ सभी वर्गों को मिले। ऐसा नहीं, मान लीजिए 2 पर्सन है, सेम कंडीशन में है, एक पर्सन को उसका फ़ायदा मिले और दूसरे पर्सन को उसका फ़ायदा ना मिले। मतलब सरकार जो भी कार्य करती है उसका फ़ायदा सभी वल्नरेबल सेक्शंस को मिले, यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये है हॉरिजेंटल इनइक्वालिटी। और वर्टिकल इनइक्वालिटी का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से